हम रिवाइज करेंगे क्या, पी एंड सी। आइए पी एंड सी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ करूंगा चैप्टर के बारे में। डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ने में तो 5-6 क्लासेस लगती हैं, ब्रीफ ही करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, चैप्टर ओवर हो जाएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अब अरेंजमेंट और सिलेक्शन में क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। लेट से आप 4 दोस्त हैं, ए बी सी एंड डी। 4 दोस्तों में से आपको घर पे अपनी बर्थडे पर लेट से 2 दोस्तों को इनवाइट करना है, वो कोई भी 2 हो सकते हैं। आप 4 में से 2 दोस्तों को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो? तो आप बोलोगे कि सर या तो ए बी को बुलाऊंगा, या ए सी को, या ए डी को, या फिर बी सी को, या फिर बी डी को, या फिर सी डी को। ये 6 सिलेक्शन हो सकते हैं, हाँ है ना। अच्छा, अगर आपको ए बी सी डी जो 4 दोस्त हैं, इनमें 2 की जगह 3 दोस्तों को घर में बुलाना होता, ठीक है ना। आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा बर्थडे है, बुला लो 3 दोस्तों को, बोलो 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो 4 में से 3 दोस्त कितने तरीके से सेलेक्ट किए जा सकते हैं? आप बोल सकते हो मम्मी को, मम्मी मैं ए बी सी को बुलाना चाहता हूँ, डी को छोड़ना चाहता हूँ, मैं ए बी डी को बुलाना चाहता हूँ, सी को छोड़ना चाहता हूँ, मैं ए सी डी को बुलाना चाहता हूँ, डी को छोड़ना चाहता हूँ, और मैं बी सी डी को बुलाना चाहता हूँ, ए को छोड़ना चाहता हूँ। यानी 4 में से 3 को बुलाना तो एक को छोड़ना पड़ेगा। या तो आप ए को छोड़ोगे, या बी को, या सी को, या डी को। आपने इसमें ए को छोड़ा, इसमें बी को, इसमें सी को, इसमें डी को। तो आप 4 तरीके से बुला सकते हो। अरे बात समझ, ये हो गया सिलेक्शन। बट अब हम जानना चाहते हैं कि अगर आपको घर के अंदर लेट से आपकी डाइनिंग टेबल है, 2 का केस लेता हूँ पहले, 2 का केस। ये आपकी डाइनिंग टेबल है और यहाँ पर बैठोगे आप और आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, और इधर आप ये प्लेस आप अपने दोस्तों के लिए रख रहे हो। तो अगर आपको 4 में से 2 दोस्तों को सेलेक्ट करके अरेंज भी करना है कि आप किसको किधर कैसे बिठा सकते हो, तो वो कितने तरीके से किया जा सकता है? तो आप बोलोगे कि सर ये जो 2 जगह हैं, इन पर या तो मैं ए बी को बिठाऊंगा इस ऑर्डर में, ए और बी, या फिर मैं बी और ए, पहले बी बाद में ए को बिठाऊंगा। ये हो गए 2 अरेंजमेंट। इसी तरीके से ए सी सी ए डी डी ए, बिल्कुल सेम, बी सी सी बी, बी डी डी बी, और आखिरी सी डी डी सी। कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी हर सिलेक्शन 2 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। टोटल सिलेक्शन 6 है, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए? 6 × 2 12, 6 × 2 12। गॉट इट? इसी तरीके से अगर आपको 4 में से 3 दोस्तों को सेलेक्ट करना होता तो 4 ही तरीके थे, बट अगर अरेंज करना है तो आप क्या बोलोगे कि ए बी सी, अब इस केस में आपके पास 3 जगह है, किसको कहाँ बिठा सकते हो? तो आप बोलोगे या तो मैं ए बी सी इस ऑर्डर में बिठाऊंगा, या फिर ए सी बी, या फिर बी ए सी, या फिर बी सी ए, या फिर सी ए बी, और आखिरी सी बी ए। यानी कि इस वाले सिलेक्शन को मैं 6 तरीके से बिठा सकता हूँ, और इस वाले सिलेक्शन को भी 6 तरीके से, इस वाले सिलेक्शन को भी 6 तरीके से, और इस वाले सिलेक्शन को भी 6 तरीके से। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 24। तो अगर आपके पास 4 सिलेक्शन है और आप हर सिलेक्शन को 6 तरीके से बिठा सकते हो, तो आप टोटल 24 तरीके से बिठा सकते हो। गॉट इट? समझ आया? तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट में हमेशा क्या ज़्यादा होगा, सिलेक्शन या अरेंजमेंट? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट्स आर ऑलवेज मोर देन सिलेक्शन, ठीक है ना। अगर सिलेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये 6 के 6 अरेंजमेंट एक ही सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इन 6 के 6 में 3 ही लोग कॉमन है, ए बी और सी, और कोई आ ही नहीं रहा। ये एक ही सिलेक्शन है, 6 अलग अरेंजमेंट है, बट सिलेक्शन ये एक ही है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमें 10 में से 5 दोस्तों को बुलाना होता तो इसका आंसर तो हज़ारों में आता कि हम कितने तरीके से बिठा सकते हैं, हज़ारों तरीके से बिठा सकते हैं। तो अब अगर आपका एन और आर बड़ा हो, यानी कि आपको कितने लोगों को बुलाना है, आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आपको एक बार में कितने लोगों को बुलाना है, अगर ये ह्यूज हो तो आपके पास ये तरीका सही नहीं रहता चीज़ों को समझने का और निकालने का। इन दैट केस हम क्या करते हैं? फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट्स को किस तरीके से डिनोट किया जाता है? एन पी आर।
और टोटल सिलेक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है? NCR, टोटल सिलेक्शंस, SELECTION, सिलेक्शंस को आप डिनोट करते हो NCR। अब NPR निकालते कैसे हैं? फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR का होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल का क्या मतलब है? अगर आपके सामने लिखा है 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है 5 से लेकर के 1 तक जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करो। अगर लिखा है 4 फैक्टोरियल तो इसका क्या मतलब है? 4 से लेकर के 1 तक जितने भी इंटीजर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करो। अगर लिखा है 1 फैक्टोरियल तो उसका क्या मतलब है? 1 से लेकर के 1 तक जितने इंटीजर्स हैं मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1। 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 2 से लेकर के 1 तक जितने इंटीजर्स हैं मल्टीप्लाई करो। 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 3 से लेकर के 1 तक जितने इंटीजर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो। तो मुझे जल्दी से बता दो आप लोग कि 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 होगा, 2 फैक्टोरियल का 2 होगा, 3 फैक्टोरियल का क्या होगा? 6, 4 का 24 और 5 का 120। ठीक है ना, ये आंसर्स आपको पहले से पता होने चाहिए। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल का क्या होता है? 720, और 7 फैक्टोरियल का क्या होता है? 5040। 8 फैक्टोरियल का और आखिरी 3040320। आप यहाँ तक याद कर लो, 7 तक, 8वां करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इनको लर्न कर लो। अब बताइए, हमारे पहले केस में 4 में से 2 दोस्तों को बुलाना था और अरेंज करना था, तो कितने अरेंजमेंट बने थे? 12। देखो इस फॉर्मूले से आपका आंसर 12 ही आएगा। तो n कितना है? 4, और कितने लोगों को अरेंज करना है? 2। ऑप्शन अवेलेबल है 4, और कितने लोगों को बुला करके अरेंज करना है? 2। तो 4C2 क्या होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल अभी हमने देखा 24 होता है, और 2 फैक्टोरियल 2 होता है। आंसर आ गया 12। और NCR, P मतलब होता है परम्यूटेशन, C मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला? 4 फैक्टोरियल अपॉन R यानी कि 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना होता है? 24, और 2 × 2 कितना होता है? 4। आंसर आ गया 6। तो देखो यहाँ पर आपके सिलेक्शंस कितने थे? 6 थे। सिलेक्शन 6 थे, अरेंजमेंट 12 थे। वही आपका आंसर आ गया। P यानी कि परम्यूटेशन आ गए 12, और C यानी कि कॉम्बिनेशन आ गए 6। गॉट इट? इसी तरीके से जैसे ये वाला दूसरा एग्जांपल था जिसमें 4 दोस्त थे, 3 दोस्तों को पहले सेलेक्ट करना था, 4 तरीके से कर पाए, फिर अरेंज करना था, 24 तरीके से कर पाए। देखो इसका आंसर भी सेम आएगा। आप निकालो 4P3 और 4C3। तो 4P3 होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 24, और 4C3 होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये होता है 24, ये होता है 6। आंसर आ गया 4। गॉट इट? तो अगर आपको ये सिलेक्शंस या अरेंजमेंट्स निकालने हैं तो उनको लिखो मत, फॉर्मूले का यूज़ करो, जल्दी निकल जाएंगे। गॉट इट? समझ आ गया? इजी। अब सुनना ध्यान से। टोटल अरेंजमेंट्स निकालने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका, राइट देम डाउन। बट ये तरीका समझने के लिए बहुत अच्छा है, एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। नॉट फॉर एग्जाम। राइट देम डाउन का क्या मतलब है कि जितने भी सिलेक्शन हो सकते हैं लिखो उनको। जैसे हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी, यहाँ पे हमने 12 लिख लिए, बट यहाँ पे हमने 6 लिख करके 6 लिखे और समझ गए कि इन सबके 6 बनेंगे, टोटल 24 बनेंगे। तो टोटल 24 लिखे नहीं, 24 लिखने में टाइम लगता है। ठीक है ना? तो एक तो तरीका होता है राइट देम डाउन, ये समझने के लिए अच्छा है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बट एग्जाम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। अभी तो सिर्फ 24 हो रहे हैं। अब सुनो, अगर आपके पास 10 दोस्त हैं और आपको घर में 6 दोस्तों को बुलाना है और अरेंज करना है, ये कितने तरीके से कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? 10P6 यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। बताओ जी 10 फैक्टोरियल कितना होगा? 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 4 × 3 × 2 × 1 को लिख दिया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। देखो 10 × 9 80, 90, 90 × 8 720 × 7 × 6 × 5 करोगे, आपका आंसर आएगा। कितना आ रहा है? अब इतने अरेंजमेंट बैठ करके लिखना पॉसिबल है क्या? ठीक है ना, 1 महीना लग जाएगा। अरे बात समझ। तो इसलिए हम प्रेफर क्या करते हैं कि भाई ये जो राइट देम डाउन वाला तरीका है, समझ लो इससे हो क्या रहा है, पीछे की कहानी क्या है, बट ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है एग्जाम के लिए, नॉट एट ऑल।
गुड फॉर एग्जाम। दूसरा तरीका क्या है, यूज फॉर्मूला। हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी, टोटल अरेंजमेंट्स की। अभी हम बात ही नहीं कर रहे, सिलेक्शन की बात ही नहीं कर रहे, वो बाद में करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एन पी आर का एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तीसरा है अगेन यूज फॉर्मूला। बट अब जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, फर्स्ट सेलेक्ट देन अरेंज। अब तो फर्स्ट सेलेक्ट यानी कि हम एन पी आर निकालना चाहते हैं, बट कैसे, पहले सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, एनसीआर, और फिर हर एक सिलेक्शन को अरेंज करेंगे। सुनो ना, यही तो हमने किया था। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई 4 में से 3 दोस्त कितने तरीके से सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो हमने देखा 4 तरीके से। एक सिलेक्शन में कितने लोग हैं, अगर मेरा n 4 है और मुझे घर पे 3 दोस्तों को बुलाना है, तो एक सिलेक्शन में कितने लोग हैं, r लोग हैं, r 3 लोग हैं, r लोग हैं बोल सकता हूँ। अब ये 3 लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि 4 सिलेक्शन हो सकते हैं और हर एक सिलेक्शन 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो 4 इंटू 6 करूँगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर है 4, ये आंसर है 6। 4C3 आंसर है 4 और 3 फैक्टोरियल आंसर है 6, तो आंसर आ गया 24। तो फर्स्ट सेलेक्ट देन अरेंज, पहले सिलेक्शंस बनाओ कितने हो सकते हैं, फिर हर एक सिलेक्शन कितने तरीके से अरेंज कर सकता है वो देखो। नंबर ऑफ सिलेक्शन मल्टीप्लाई बाय अरेंजमेंट पर सिलेक्शन करोगे तो टोटल अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। और आखिरी तरीका ब्लॉक टेक्निक। ब्लॉक टेक्निक में आपको क्या करना है, ब्लॉक्स बनाने हैं। कितने ब्लॉक्स बनाने हैं बताओ, आर नंबर ऑफ ब्लॉक्स। अब जैसे हमारा वो वाला क्वेश्चन था जिसमें 4 दोस्त थे और आपको 3 दोस्तों को अरेंज करना था, तो आर कितना है 3, तो 3 ब्लॉक्स बनाए। और अब इन ब्लॉक्स को फिल करना है, किस नंबर से फिल करना है, ऑप्शंस अवेलेबल एट ईच ब्लॉक। अब सुनो, ध्यान सुनो, बहुत ईजी, सबसे ईजी टेक्निक यही होती है। अगर आपके 4 दोस्त हैं तो आप पहली जगह को कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 4, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन है ABCD। एक को आपने बिठा दिया, अब कितने ऑप्शन बचे, एक और को आपने बिठा दिया, अब कितने ऑप्शन बचे, अब बताओ 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, आंसर आ गया। गॉट इट, ठीक है ना। तो ब्लॉक टेक्निक सबसे ईजी होती है। इसमें आपको आर नंबर ऑफ ब्लॉक बनाने हैं। जैसे हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, पहली सिचुएशन का, जिसमें आपको 4 में से 2 दोस्तों को अरेंज करना था, 12 आ रहा था। अब देखो कितने दोस्त हैं, 2, जिनको आपको घर पर अरेंज करना है, तो 2 ब्लॉक बना दिए। पहले को फिल करने के लिए 4 ऑप्शन है, दूसरे को फिल करने के लिए 3 ऑप्शन है, लो जी 12 आ गया। गॉट इट, ईजी, ठीक है। तो ब्लॉक टेक्निक सबसे ईजी होती है। बट हम सुनना, इस चैप्टर के अंदर जब भी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स एंड ऑब्जेक्ट्स करेंगे, ध्यान सुनना, जब भी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स एंड ऑब्जेक्ट्स करेंगे तो हम इनका यूज़ करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ओब्लिक ऑब्जेक्ट्स। और जब भी हम अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स एंड कोड्स करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स एंड कोड्स करेंगे, तब हम ब्लॉक टेक्निक का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा, बट ये चीज़ आपको समझनी है, इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, हम करने वाले हैं अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिपीटेशन। अच्छा, आपको याद है ना इस चैप्टर में क्या क्या करना है हम लोगों को, चार्ट याद है, भूल गए चार्ट, एक चार्ट बनवाया था क्लास में पूरा मैंने, बहुत बड़ा सा, कि P एंड C में क्या क्या करना होता है। इस चार्ट के अंदर मैंने आपके 6 लेग्स बनवाए थे इनिशियली। मैंने बोला था कि इस चैप्टर में सबसे पहले आपको करना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फिर आपको क्या करना है, परम्यूटेशन,
फिर आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन। फिर ये 3 मिसलेनियस टॉपिक थे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट करा दिए थे। एक था सम ऑफ डिजिट, एक था रैंक डिटर्मिनेशन, और आखिरी तक है नंबर ऑफ डिवाइजर्स। याद आ रहे हैं, लायो रजिस्टर जिसमें लिखा था ये सब। फिर हमने देखा कि परम्यूटेशन के अंदर फर्दर हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। बताओ क्या क्या था, फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज ओब्लिक फॉर्मूलाज, फिर परम्यूटेशन विथ रिस्ट्रिक्शन, फिर सर्कुलर परम्यूटेशन, और क्या था, हाँ जी और क्या था, हाँ जी लीनियर परम्यूटेशन नहीं, हाँ लिख लेते हैं। सर्कुलर के बाद लीनियर होता है, बट लीनियर की 2 कैटेगरीज होती हैं। लीनियर परम्यूटेशन क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ओब्लिक ऑब्जेक्ट्स, और एक होता है अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स एंड कोड्स। फिर इन दोनों की ही 2 कैटेगरीज होती हैं, क्या, विथ रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन। विद रिपीटिशन एंड विदाउट रिपीटिशन। तो ये सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर करना होता है। अभी हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है वो क्या स्टार्ट किया है, अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिपीटिशन, ये वाला पार्ट। ठीक है जी, आइए सुनिए। अच्छा ये किसका पार्ट है, लीनियर परम्यूटेशन का पार्ट है, लीनियर परम्यूटेशन। हम क्या करेंगे, हम 8 अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे और हमें लीनियर परम्यूटेशन के अंदर अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिपीटिशन पूरा समझ आ जाएगा, क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन क्या था बताओ, अरेंज इन हाउ मेनी वेज कैन letters of the word triangle be arranged। हम कितने अलग अलग तरीके से ट्राइंगल जो वर्ड होता है इसके लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। यानी हम ट्राइंगल के अंदर 8 लेटर्स होते हैं, इनका यूज़ करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो इसमें क्या असम्पशन लिया आता है कि वर्ड का मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वर्ड का मीनिंग हो या ना हो। तो इस केस में हमारा n क्या है 8, और आपको कितने लेटर वर्ड बनाना है, क्वेश्चन साइलेंट है तो 8। तो क्या आंसर होगा बताओ, 8p8 यानी कि 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों, 40320। आंसर आ गया। क्वेश्चन 2, इन अबव क्वेश्चन comma how many rearrangement are possible, how many rearrangements are possible। अब हम जानना चाहते हैं हम ट्राइंगल वर्ड के लेटर का यूज करके कितने रीअरेंजमेंट्स कर सकते हैं। अब रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है, देखो ये जो 40 बार 320 अलग अलग वर्ड्स बनेंगे उसमें से एक वर्ड ट्राइंगल भी होगा, है ना। रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है कि ट्राइंगल के अलावा और कितने बन सकते हैं, ट्राइंगल के अलावा और कितने बन सकते हैं। तो कितने रीअरेंजमेंट हो गए, टोटल अरेंजमेंट्स -1, 40 बार 319, ये आपका आंसर हो गया। अगला, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड
यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। जैसे कि एग्जांपल ले लो कैलकुलस, CALCULUS। अब अगर मैं बोलूं कि कैलकुलस वर्ड को आपको अरेंज करना है सच दैट वॉवल्स हमेशा साथ होने चाहिए, तो कैलकुलस में कितने वॉवल्स हैं? 1 2 3। तो इन 3 वॉवल को एक पॉलीबैग में डाल दो, 3 वॉवल को एक पॉलीबैग में डाल दिया। अब SLCLC 1 2 3 4 5, ये 5 अलग अलग पॉलीबैग में आएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 + 5 8 हो गए। अब ये 8, ये टोटल पॉलीबैग्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 + 1 6। 6 पॉलीबैग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 6 फैक्टोरियल। फिर ये जो ये वाला पॉलीबैग है जिसके अंदर 3 चीज़ें हैं, इनको 3 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन। C कितनी बार आ रहा है? 2 बार। A कितनी बार आ रहा है? 1 बार। L कितनी बार आ रहा है? 2 बार। U कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट? यानी कि इन शॉर्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर आपके किसी भी वर्ड के अंदर रेपिटेशन हो तो वो रेपिटेशन के अलावा और कंडीशंस भी हो सकती है, जैसे कि ऑल वोवल्स आर टुगेदर, नो टू वोवल्स आर टुगेदर, ठीक है ना, और वोवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, वोवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को पहले तो ऐसे करना है जैसे आपने अभी 8 केसेस किए, फिर एंड में जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना रेपिटेशन फैक्टोरियल से, काम खत्म। एंड में जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना रेपिटेशन फैक्टोरियल से। तीसरा केस, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, सॉरी ये तो हमने कर लिया, अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स एंड कोड्स। ये हम दोनों साथ में करेंगे, विथ एंड विदाउट रेपिटेशन, विद एंड विदाउट रेपिटेशन, विद एंड विदाउट रेपिटेशन। सुनना मेरी बात ध्यान से। हम लोगों ने अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स एंड ऑब्जेक्ट्स विद विदाउट रेपिटेशन कर लिया, ठीक है ना। और अब हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स एंड कोड्स कर रहे हैं विद विदाउट रेपिटेशन। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चैप्टर का लीनियर परम्यूटेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगर क्वेश्चन ये है, आपको 1 से लेकर के 7 तक ये जो डिजिट्स हैं इनका यूज करके 4 डिजिट वर्ड बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, वर्ड कह रहा हूँ, 4 डिजिट नंबर बनाना है। जैसे कि आपके पास डिजिट्स अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6 7, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो आप कितने नंबर बना सकते हो? जल्दी बताओ। हम ब्लॉक टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो 4 है तो आपका 4 डिजिट नंबर है। अब यहाँ पर कितने ऑप्शन है? 7, क्योंकि आपके पास 7 लेटर्स हैं, फिर 6, फिर 5, फिर 4। क्या आंसर आ गया? कितना? 840। बट ये कब है? अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड है, रेपिटेशन नॉट अलाउड, यानी आप एक डिजिट को एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर क्वेश्चन बोले कि रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड, फिर क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर अगर रेपिटेशन अलाउ है यानी कि एक डिजिट अगर, क्या मैं इसको n⁻r बोल सकता हूँ? n क्या है? 7। 1 से लेकर के 7 तक कितने डिजिट्स होते हैं? 7। और r क्या है? 4। और 7⁴, देखो आपका आंसर आ गया। वही ये फॉर्मूला बना दिया उन लोगों ने कि जब चीज़ें रिपीट हो सकती हैं, तो टोटल अरेंजमेंट NPR नहीं होते, क्या होते हैं? n⁻r होते हैं। और जब चीज़ें रिपीट नहीं हो सकती तब क्या होते हैं? NPR होते हैं, ठीक है। तो आप लिख लो इस चीज़ को, टोटल अरेंजमेंट्स के 2 सिचुएशन हैं, रेपिटेशन अलाउड एंड रेपिटेशन नॉट अलाउड। अगर रेपिटेशन अलाउड है तो टोटल अरेंजमेंट होते हैं n⁻r, और रेपिटेशन नॉट अलाउड हो तो NPR। चलो जी आगे बढ़े। ये जो सम ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ गिवन डिजिट्स है, ये एक बार आप लोग क्या करना, एक बार आप लोग इसको, यहाँ से ट्रिक्स हैं, 3 ट्रिक्स हैं, ये तीनों ट्रिक देख लेना खुद से, ठीक है ना।
बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेंड है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेंड है, देख लेना आपको समझ आ जाएगा तीनों ट्रिक्स, ये 1 2 3, ठीक है ना। ये एग्जाम में आने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है थोड़ा, बट अगर आ जाए तो आप कर लेना। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ क्या है। अगर आपके पास डिजिट 1 3 5 7 है तो इनका यूज़ करके आप जितने भी नंबर्स बना सकते हो। कितने नंबर बना सकते हो? पहली बात तो 24। उन 24 के 24 4 डिजिट नंबर का सम क्या होगा ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रिक का यूज़ करेंगे। ट्रिक क्या है कि आपको 1 1 1 1 टाइप करना है कितनी बार, जितने डिजिट्स हैं। अब 1 3 5 7 कितनी डिजिट्स होती हैं? 4 डिजिट्स हैं, तो 4 बार आपने 1 टाइप किया। मल्टीप्लाई बाय इन डिजिट्स का सम क्या है, तो 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16 आ गया। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिजिट -1 फैक्टोरियल, कितनी डिजिट्स है? 4 4 - 1 कितना होता है? 3 3 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये ट्रिक्स आप कर लेना। अगर आपका ये 1357 की जगह 1057 होते, ये 4 डिजिट्स होती, तो अगर आपकी डिजिट्स के अंदर 0 है तो आपकी ट्रिक चेंज हो जाती है। तो आप पहले क्या करते हो, पहले तो आप सेम तरीके से आंसर निकालोगे। आपका सेम आंसर आएगा क्या? 106656, मतलब इस केस में तो अलग आएगा क्योंकि 0 अवेलेबल है यहाँ पर और यहाँ पर 3 था, आंसर अलग आएगा। बट अब सेम तरीके से आंसर निकालो। पहले जो पहली ट्रिक थी उसी को यूज़ करो। देखो ये चीज़ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल सेम लिखा है, कोई फ़र्क नहीं है। ध्यान से देखो, 1 1 1 नंबर ऑफ डिजिट बार, 1 1 1 नंबर ऑफ डिजिट बार, सम ऑफ डिजिट नंबर ऑफ डिजिट -1 फैक्टोरियल। अब आप क्या करो, अब 0 को इग्नोर कर दो कि 0 एग्जिस्ट भी करता है। अब आपके 3 डिजिट्स हैं, तो आप कितनी बार 1 टाइप करोगे? 3 बार, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट 4 थी, 4 - 1 3 बार, 4 थी, 0 को इंक्लूड करके 4 में 0 हटा दिया 3 बार। सम ऑफ डिजिट वही रहेगा, 0 तो सम में ऐड ही नहीं होता, सम ऑफ डिजिट में 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 157 अभी भी वही रहेगा, सम ऑफ डिजिट एज इट इज रहेगा। फिर अब क्या करना होता है, नंबर ऑफ डिजिट -1, 3 डिजिट है, 3 - 1 कितना होता है? 2, तो यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ डिजिट -2। इनने नंबर ऑफ डिजिट में 0 को कंसिडर करके, क्या याद रखना, 0 को कंसिडर करके, तो 4 डिजिट है तो 4 में 2 हटा दो, एक 1 माइनस करते ही है नॉर्मली, और एक 0 का 1 माइनस कर दो,